नमस्कार, सुप्रभात। टारगेट विद आलोक ऑनलाइन इंस्टीट्यूट में मैं एनके सिंह विज्ञान विषय के साथ आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। प्रश्न संग्रह की इस सीरीज का आज 8वां भाग है जो आपके सामने प्रस्तुत किया जा रहा है। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से पूर्ण पाचक रस किसे कहा जाता है? पहला है ऑप्शन आपका अग्नाशयी रस, दूसरा ऑप्शन है जठर रस, तीसरा है आपका आंत रस और चौथा है आपका पित्त रस। ठीक है, तो इसमें से पूछा गया है क्वेश्चन कि पूर्ण पाचक रस किसे कहा जाता है। अब नाम से स्पष्ट है कि इसका नाम क्या है, पूर्ण पाचक रस, यानी कि यह पाचन की क्रिया को लगभग क्या कर दे रहा है, पूर्ण कर दे रहा है। अगर मैं इसके आंसर पे जाऊं तो आपका जो अग्नाशयी रस होता है, जो पैंक्रियाटिक जूस होता है, उस अग्नाशयी रस को पूर्ण पाचक रस कहा जाता है। और ऐसा इस वजह से कहा जाता है क्योंकि आप जानते हैं हमारे जितने भी पोषक पदार्थ होते हैं, इन तीनों आपके पोषक पदार्थों में 3 प्रकार के पोषक पदार्थ महत्वपूर्ण होते हैं, जिनमें से पहला पोषक पदार्थ होता है कार्बोहाइड्रेट, दूसरा पोषक पदार्थ होता है आपका वसा, तीसरा पोषक पदार्थ क्या होता है, प्रोटीन। इन तीनों पोषक पदार्थों को पचाने में समर्थ होता है अग्नाशय से निकला हुआ अग्नाशयी रस। इसी वजह से अग्नाशयी रस को पूर्ण पाचक रस कहा जाता है। अगर थोड़ा सा इसको और डिफाइन करने की कोशिश करें तो अग्नाशयी रस में बेसिकली जो होता है 3 प्रकार के एंजाइम होते हैं जिनकी मदद से इन तीनों पोषक पदार्थों का पाचन किया जाता है। पहले अगर हम बात करें तो एक एंजाइम होता है जिसका नाम होता है एमाइलेज। क्या नाम होगा उसका? एमाइलेज होगा। दूसरा जो आपका एंजाइम होता है इसका नाम है लाइपेज। क्या नाम है? लाइपेज। और तीसरा जो आपका एंजाइम होता है इसे कहा जाएगा ट्रिप्सिन। क्या बोलते हैं इसे कहा जाता है ट्रिप्सिन। तो एमाइलेज, लाइपेज और ट्रिप्सिन, ये 3 प्रकार के एंजाइम का श्रावण अग्नाशय के अग्नाशयी रस में होता है। एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट का पाचन करेगा, लाइपेज वसा का पाचन करता है, जबकि प्रोटीन को पचाने वाला जो एंजाइम है उसका नाम क्या होता है? ट्रिप्सिन। तो ट्रिप्सिन किसका पाचन करता है? प्रोटीन का। तो आप यहां पे ये देख पा रहे हैं कि हमारे भोजन में ये जो तीनों पोषक पदार्थ हैं, इन तीनों पोषक पदार्थों को पचाने में समर्थ आपका क्या है? अग्नाशयी रस। इसी वजह से अग्नाशयी रस को पूर्ण पाचक रस कहा जाता है। इसी वजह से अग्नाशयी रस को पूर्ण पाचक की संज्ञा से अभिहित किया जाता है। अगर हम बात करें अग्नाशय की, ठीक है, थोड़ा सा और चीजों को डिफाइन करने की कोशिश करते हैं। अगर थोड़ा सा देखते हैं अग्नाशय से संबंधित और कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं, तो अगर मैं अग्नाशय की बात करूं या पैंक्रियाज की बात करूं तो अग्नाशय मानव के शरीर में पाई जाने वाली दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। अगर क्वेश्चन और पूछा जाए इससे तो मानव शरीर की एकमात्र ऐसी ग्रंथि होती है जिसे मिश्रित ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। मिश्रित ग्रंथि इस वजह से कहा जाएगा क्योंकि अग्नाशय आपका एंजाइम का श्रावण करता है और साथ ही साथ यह हार्मोन्स का भी सिक्रेशन करता है। हार्मोन्स और एंजाइम दोनों का सिक्रेशन करने के कारण अग्नाशय को या पैंक्रियाज को एक मिक्स्ड ग्लैंड भी कहा जाता है। एंजाइम के रूप में अभी आपने पढ़ा कि ट्रिप्सिन, एमाइलेज और लाइपेज, ये 3 प्रकार के आपके एंजाइम का श्रावण होता है जो कि अग्नाशय से होता। और अगर मैं हार्मोन्स की बात करूं तो हार्मोन्स के रूप में भी 3 प्रकार के आपके हार्मोन स्रावित होते हैं। पहला होता है ग्लूकेगॉन, दूसरा होता है इंसुलिन और तीसरा होता है आपका सोमैटोस्टैटिन। ठीक है, तो 3 प्रकार के हार्मोन्स का श्रावण होता है। कहां से श्रावण होता है? तो ये आपके अग्नाशय के विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं जिनको हम अल्फा, बीटा और गामा के नाम से जानते हैं। अगर मैं बीटा कोशिकाओं की बात करूं, तो बीटा कोशिकाओं से स्रावित होने वाले हार्मोन्स को कहा जाता है इंसुलिन, जो कि आपके एग्जाम में बहुत महत्वपूर्ण है। इंसुलिन एक प्रकार का हार्मोन्स है जिसके फॉर्मेशन में महत्वपूर्ण भूमिका कौन निभाता है? प्रोटीन निभाएगा। और इंसुलिन क्या करता है? इंसुलिन ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करता है। अगर इंसुलिन की कमी हो जाती है तो हमारे ब्लड में ग्लूकोज का स्तर बढ़ जाता है, और जब ग्लूकोज का स्तर बढ़ जाता है
तो इसी अवस्था को डायबिटिक मेलिटस कहा जाता है या डायबिटीज कहा जाता है। तो डायबिटीज नामक रोग या मधुमेह नामक रोग जो आपका संबंधित होता है, मधुमेह नामक रोग किससे संबंधित होता है? इसी इंसुलिन नामक हार्मोन से संबंधित होता है। और अग्नाशय की कोशिकाओं की अगर हम बात करें या अग्नाशय के बारे में बात करने की कोशिश करें तो अग्नाशय के बारे में आपने देखा कि ये मिश्रित ग्रंथि के रूप में है, क्योंकि आपके एंजाइम और हार्मोन्स का सिक्रेशन कर रही है। और ये दोनों आपको स्पष्ट होने चाहिए कि किस प्रकार के एंजाइम और किस प्रकार के हार्मोन्स। अग्नाशय जो होता है यह बेसिकली हमारी छोटी आंत से लगा होता है, ठीक है। किससे लगा होता है? छोटी आंत, यानी कि हमारा जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन का एक पार्ट होता है जिसको हम ग्रहणी कहते हैं, डियोडेनम कहते हैं। तो आपके इसी डियोडेनम से आपका लगा होता है एक पत्ती नुमा संरचना जिसको हम अग्नाशय कहते हैं, जिसको हम पैंक्रियाज कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? पैंक्रियाज। तो पैंक्रियाज बेसिकली जो होता है इसी के बारे में हमने कहा है कि इसी से स्रावित होता है अग्नाशयी रस, और अग्नाशयी रस में आपका ट्रिप्सिन, एमाइलेज और लाइपेज नामक एंजाइम होता है। पिछला पेपर अगर आप उठा के देखेंगे तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि ट्रिप्सिन नामक एंजाइम का स्रावण कहां से होता है, तो अधिकतर लोगों ने गलत करके आंसर दिया है आपका छोटी आंत। छोटी आंत में नहीं बनता है, आपका ट्रिप्सिन जो है ये अग्नाशय से स्रावित होता है और एक नली के माध्यम से प्रवेश करता है किसमें? आपके इस डियोडेनम में, जो कि छोटी आंत का पहला हिस्सा होता है। तो ये चीज आपको स्पष्ट हो जानी चाहिए इस क्वेश्चन से रिलेटेड। अगर मैं और बात करूं, ठीक है, तो आप यहां पे देखिएगा जो पित्त रस होता है, पित्त रस जो है यह एक प्रकार का क्षारीय रस होता है। निर्माण इसका होता है कहां पे? तो निर्माण इसका होता है यकृत में। इकट्ठा कहां पे होता है, यानी कि संचय कहां पे होता? तो संचय होगा इसका कहां पे? पित्ताशय में, यानी कि गाल ब्लैडर में होगा। और पित्तरस के बारे में अगर बात करें तो पित्तरस में कोई भी एंजाइम नहीं पाया जाता, यानी कि यह भोजन का पाचन नहीं करेगा, यह भोजन के पाचन में केवल सहयोग प्रदान करेगा। और अगर मैं बात करूं पित्तरस के कार्य क्या होता है, तो यह जो होता है वसा जो है, ठीक है, वसा को जल में घुलनशील बनाता है, वसा को जल में घुलनशील बनाता है। और वसा को जल में घुलनशील बनाने की जो क्रिया होती है, इस क्रिया को कहा जाता है इमल्सीकरण। क्या बोलते हैं इसको? इमल्सीकरण। यानी कि आपका पित्तरस जो होता है यह इमल्सीकरण की प्रक्रिया में भाग लेता है। और इमल्सीकरण किसे कहा जाता है? यह वसा को जल में घुलनशील बनाने की जो क्रिया होती है इसको इमल्सीकरण कहा जाता है। पित्तरस में दो आपके उत्सर्जी पदार्थों का नाम याद रखिएगा, एक का नाम होता है बिलरुबिन और दूसरे का नाम होता है बिलवर्डिन, ठीक है। बिलरुबिन और क्या होता है? बिलवर्डिन। ये दोनों उत्सर्जी पदार्थ होते हैं, इनको शरीर से बाहर जाना चाहिए। लेकिन जब मनुष्य के यकृत में इंफेक्शन होता है, जब मनुष्य के लीवर में इंफेक्शन होता है, तो ब्लड के माध्यम से ये उत्सर्जी पदार्थ हमारे पूरे शरीर में फैल जाते हैं। चूंकि इसका कलर, रंग पीला होता है, इसी वजह से मनुष्य को एक रोग हो जाता है जिसको हम पीलिया के नाम से जानते हैं। तो ये भी आप जानते रहिएगा। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा नाइट्रोजनी क्षार आरएनए में अनुपस्थित होता है? कौन सा क्षार, कौन सा ऐसा बेस है जो आरएनए में अनुपस्थित होता है? पहला है एडिनिन, दूसरा है ग्वानिन, तीसरा है थायमिन और चौथा होता है आपका यूरेसिल, ठीक है। चौथा आपका कौन सा है? यूरेसिल। ध्यान दीजिएगा, पहली बात तो ये कि चाहे मैं आरएनए की बात करूं चाहे मैं डीएनए की बात करूं, ठीक है। डीएनए का मतलब होता है डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड और आरएनए का मतलब होता है राइबोज न्यूक्लिक एसिड। ये दोनों नाम आपको पता होने चाहिए, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड और राइबोज न्यूक्लिक एसिड। इनके फॉर्मेशन में, इनके निर्माण में जो है विभिन्न प्रकार के बेस, विभिन्न प्रकार के क्षार भाग लेते हैं। अगर मैं डीएनए की बात करूं तो डीएनए में होता है पहले नंबर पे आपका एडिनिन, ठीक है, एडिनिन। उसके बाद बात करेंगे तो क्या होता है? ग्वानिन होता है। इसके बाद बात करेंगे तो क्या होता है? थायमिन। ये किसमें पाए जा रहे हैं? आपके डीएनए में। और चौथे नंबर पे पाया जाता है आपका साइटोसिन, ठीक है। एडिनिन, ग्वानिन, थायमिन और क्या? साइटोसिन। तो साइटोसिन आपका एक आपका क्षार पाया जाता है और ये तीन आपके पाए जाते हैं किसमें? डीएनए में।
जबकि अगर मैं आरएनए की बात करूं, तो आरएनए की संरचना डीएनए के समान होती है, लेकिन जहां पे डीएनए में थायमीन पाया जाता है, जहां पे आपका, अगर मैं बात करूं डीएनए की, ठीक है, अगर मैं बात करूं आरएनए की, कि आरएनए में क्या पाया जाता है या कैसे ये डीएनए से विभिन्नता को प्रदर्शित करता है, तो जहां पे हमने कहा है कि एडेनिन, गुआनिन, थायमीन और साइटोसिन होता है किसमें, डीएनए में, वहीं पे इस थायमीन के स्थान पे आरएनए में क्या हो जाता है, यूरेसिल बेस हो जाता है। कौन सा बेस हो जाता है, यूरेसिल। तो यूरेसिल बेस जो होता है ये पाया जाता है किसमें, आरएनए में। किसके स्थान पे पाया जाता है, ये थायमीन के स्थान पे पाया जाता है। ये दोनों बात आपको स्पष्ट हो जानी चाहिए कि कैसे ये एक दूसरे से विभिन्नता आपको प्रदर्शित करते हैं। और अगर मैं विभिन्नता की बात करूं जो डीएनए आरएनए को विभाजित करता है, तो याद रखिएगा डीएनए जो है, डीएनए एक प्रकार का आनुवांशिक पदार्थ होता है, ठीक है। डीएनए एक प्रकार का क्या होता है, यह एक प्रकार का आनुवांशिक पदार्थ होता है। जबकि अगर मैं आरएनए की बात करूं तो आरएनए आनुवांशिक पदार्थ नहीं होता है, आरएनए आनुवांशिक पदार्थ नहीं होता है, लेकिन कुछ वायरस में, याद रखिएगा, लेकिन कुछ वायरस में जो होता है यह आनुवांशिक पदार्थ के रूप में कार्य करता है। यानी कि जितने भी वायरस पाए जाते हैं उन वायरस में अगर देखा जाए तो कुछ ऐसे भी वायरस होते हैं जिनमें आरएनए एक प्रकार का आनुवांशिक पदार्थ के रूप में कार्य करता है, जिनमें से सबसे एक प्रमुख नाम आपको पता होना चाहिए, टीएमवी। टीएमवी का मतलब होता है टोबैको मोजैक वायरस। तंबाकू की पत्तियों को नुकसान पहुंचाने वाले वायरस को कहा जाता है टोबैको मोजैक वायरस। तो आप वायरस को संबंधित जब भी आप कोई भी रोग पढ़ें तो आपको इस बात को ध्यान में रखना चाहिए कि वह आरएनए प्रकार का वायरस है या फिर डीएनए प्रकार का वायरस है। तो ये दोनों में अंतर आप स्पष्ट रखेंगे। अगर मैं आरएनए की कार्य की बात करूं तो आरएनए का सबसे महत्वपूर्ण कार्य होता है प्रोटीन फिक्सेशन करना, ठीक है। प्रोटीन का संश्लेषण करने की जो जिम्मेदारी सौंपी गई है वह किसको सौंपी गई है, आरएनए को। आरएनए जो है यह तीन प्रकार का होता है, एक होता है एम आरएनए, एक होता है टी आरएनए और तीसरा होता है आपका आर आरएनए। मैसेंजर आरएनए, ट्रांसफर आरएनए, राइबोसोमल आरएनए, इन तीनों प्रकार के आरएनए की मदद से ये जो आरएनए होता है यह प्रोटीन का निर्माण करता है। कहां पे प्रोटीन का निर्माण होता है, प्रोटीन का निर्माण होगा राइबोसोम में, जिसको प्रोटीन निर्माण की हम क्या बोलेंगे, फैक्ट्री कहा जाता है। तो इतनी बातें जो है आपको इस क्वेश्चन से संबंधित पता होनी चाहिए, जो कि आपके एग्जाम के लिए क्या है, रिलेवेंट है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 1 ग्राम वसा, ठीक है, 1 ग्राम वसा के ऑक्सीकरण से कितने कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। ऑप्शन है आपके 93, 4.1, 7.5 या 10.5, ठीक है। इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। अगर मैं सही ऑप्शन पे चूज करने की बात करूं तो 9.3, ठीक है, लगभग 9.3 जो है किलो कैलोरी, याद रखिएगा, किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है किससे, वसा से। अगर हम 1 ग्राम वसा का जारण करें, अगर हम 1 ग्राम वसा का जारण करें तो लगभग मनुष्य को 9.3 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। कुछ पोषक पदार्थों के बारे में विशेष बातें हैं, उनको थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं, जहां से क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, ठीक है। अगर मैं पोषक पदार्थों की बात करूं तो सारे जितने भी पोषक पदार्थ हैं उनको 2 भागों में बांटा गया है। पहले भाग को कहा जाता है कार्बनिक पोषक पदार्थ और दूसरे भाग को कहा जाता है अकार्बनिक। क्या बोलते हैं इसको, दूसरे पदार्थ को कहा जाता है अकार्बनिक। कार्बनिक के अंतर्गत क्या कौन कौन सी पोषक पदार्थ आते हैं, ध्यान से समझेंगे। कार्बनिक के अंतर्गत आता है आपका कार्बोहाइड्रेट, उसके बाद आता है आपका वसा, इसके बाद आता है आपका प्रोटीन, ठीक है। इसके बाद अगर मैं बात करूंगा तो विटामिन्स, ठीक है। ये कौन से हैं, कार्बनिक पोषक पदार्थ। अकार्बनिक के अंतर्गत अगर मैं बात करूंगा तो जो जल होता है और जो खनिज लवण यानी कि जो मिनरल्स की अगर मैं बात करूंगा तो ये किसके अंतर्गत आते हैं, ये अकार्बनिक पोषक पदार्थों के अंतर्गत आते हैं। जो मैं समझाने जा रहा हूं ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। कार्बोहाइड्रेट का सबसे बड़ा कार्य होता है कि यह शरीर को ऊर्जा प्रदान करने का कार्य करता है।
शरीर को ऊर्जा प्रदान करने का सबसे प्रमुख सोर्स क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट। मानव शरीर को सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होती है किससे? कार्बोहाइड्रेट से। अगर हम 1 ग्राम वसा का जारण करते हैं तो लगभग आपका कितना आपकी एनर्जी मिलती है? अगर मैं बात करूं 1 ग्राम अगर मैं वसा का कार्बोहाइड्रेट का जारण करूं तो लगभग 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है। ये लगभग में वैल्यू है, मैं बता दे रहा हूं, विभिन्न किताबों में आपको विभिन्न प्रकार की वैल्यू मिल सकती है। तो ये लगभग 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है। कहां से? आपका अगर कार्बोहाइड्रेट के 1 ग्राम का जारण हम करते हैं तब। अगर मैं वसा की बात करूं, वसा की अगर मैं बात करूं तो अगर वसा के 1 ग्राम का जाड़ करें, 1 ग्राम का, तो आपने देखा लगभग 9 पॉइंट क्या मिलता है? 3 किलो कैलोरी आपकी ऊर्जा निकलती है। चूंकि वसा भी एक प्रकार का क्या होता है? यह भी एक प्रकार का ऊर्जा देने वाला पदार्थ होता है, एक प्रकार की ऊर्जा पोषक पदार्थ होता है। तो आपको 2 चीजें यहां से स्पष्ट हो जानी चाहिए। पहली बात तो ये कि कार्बोहाइड्रेट और वसा दोनों ऊर्जा देने का काम करते हैं, पहली चीज। और दूसरी चीज, आपको यहां पे कंफ्यूजन नहीं करना है। कंफ्यूजन क्या नहीं करना है? फिर से मैं स्पष्ट कर दूं। अगर क्वेश्चन आपसे पूछे कि मानव शरीर को सर्वाधिक ऊर्जा किससे प्राप्त होती है, मानव शरीर की अगर पूछा जाए तो आप क्या आंसर देंगे? कार्बोहाइड्रेट। लगभग 70% जो एनर्जी मिलती है मानव शरीर को किससे मिलती है? कार्बोहाइड्रेट से। लेकिन अगर क्वेश्चन यह पूछ दिया जाए कि निम्नलिखित पोषक पदार्थों में सर्वाधिक ऊर्जा किससे मिलती है, मानव शरीर न दे, तो आप क्या आंसर चूज करेंगे? वसा को। किसको चूज करेंगे आप? वसा को। जैसे कि क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि किस पोषक पदार्थ के ऑक्सीकरण से सर्वाधिक ऊर्जा मिलती है, तो आप ऑप्शन में क्या रहेगा आपका? वसा। तो उसको आप क्या करेंगे? सही टिक करेंगे, क्योंकि आपका कितना मिल रहा है? 9.3 किलो कैलोरी आपकी ऊर्जा मिल रही किससे? वसा से, यानी कि फैट से। अगर मैं बात करूं प्रोटीन की, विटामिन की, जल की, खनिज लवण की, तो ये जितने भी आपके हैं पदार्थ, जितने भी पोषक पदार्थ हैं, ये एक्चुअल में ऊर्जा देने का कार्य नहीं करते हैं। इनका कार्य होता है उपापचयी क्रियाओं का निर्धारण करना। अगर मैं प्रोटीन की बात करूं तो प्रोटीन जो होता है ये बेसिकली निर्माणकारी होता है, ठीक है? निर्माणकारी कार्य करता है हमारे शरीर में, यह निर्माणकारी कार्य करता है। जैसे कि हमारे नई नई कोशिकाओं को जन्म देना, अगर कोई पुरानी कोशिका क्षतिग्रस्त हो गई है तो उसका निर्माण करना, एंटीजन का निर्माण करना। एंटीजन के निर्माण में कौन सहायक भूमिका होता है? प्रोटीन। एंजाइम का निर्माण करना होगा तो कौन आएगा आपका? प्रोटीन। तो प्रोटीन बेसिकली हमारे शरीर में निर्माणकारी कार्यों को संपादित करने की जिम्मेदारी इसकी रहती है। और विटामिन, खनिज लवण और जल ये हमारे शरीर के मेटाबॉलिज्म फंक्शन यानी कि उपापचयी क्रियाओं का क्या करते हैं? निर्धारण करेंगे। तो ये चीजें आपको स्पष्ट हो जानी चाहिए कि इन जितने भी पोषक पदार्थ हैं उनके कार्य क्या होते हैं, ठीक है? उनके कार्य क्या होते हैं, ये सारी चीजें आपको स्पष्ट रहनी चाहिए। ये आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है और ये पूछा भी गया है। इन दोनों का अंतर आप स्पष्ट रखिएगा, क्योंकि ये कई मर्तबा जो है क्वेश्चन आपका पूछा जा चुका है आपके एग्जाम में, ठीक है? चलिए आगे, चले आगे, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि अष्टक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, ठीक है? अष्टक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? कुछ लोग कह रहे थे कि सर कुछ केमिस्ट्री के भी क्वेश्चंस को जो है उसमें इंक्लूड किया जाए, क्वेश्चन रसायन विज्ञान के भी उसमें पूछा जाए, ठीक है? तो मैं क्वेश्चन केमिस्ट्री के भी ले रहा हूं। हालांकि केमिस्ट्री का जो क्वेश्चन पूछा जाता है यूपीपीसीएस में या फिर आप जितने भी सिविल एग्जाम देते हैं उसमें इसकी संख्या बहुत कम रहती है, तो उसी हिसाब से मैं इसकी मात्रा भी रखूंगा, इस बात का मैं ध्यान रखूंगा। अष्टक सिद्धांत की मैं बात करूं अगर, तो अष्टक सिद्धांत क्या है, पहले इस चीज को समझिए। आप जानते हैं कि हमारे वायुमंडल में और हमारी प्रकृति में विभिन्न प्रकार के एटम पाए जाते हैं, विभिन्न प्रकार के परमाणु अणु पाए जाते हैं। तो जब तत्वों की संख्या हमारे आपके वायुमंडल में बढ़ने लगी, हमारी प्रकृति में बढ़ने लगी तत्वों की संख्या, तो उनको व्यवस्थित क्रम से व्यवस्थित करने का प्रयास किया जाने लगा। उन तत्वों को व्यवस्थित करने का प्रयास सबसे पहले किया जाने लगा। तो सबसे पहले इसके लिए एक वैज्ञानिक आते हैं, उनका नाम होता है डोबेराइनर, ठीक है? डोबेराइनर। डोबेराइनर महोदय सबसे पहले आते हैं और वो तत्वों को एक व्यवस्थित क्रम में रखने का प्रयास करते हैं। डोबेराइनर जो हैं वो तत्वों को 3-3 के ग्रुप में बांटते हैं, ठीक है? ध्यान समझिएगा, 3-3 के ग्रुप में बांटते हैं और तत्वों को इस क्रम में व्यवस्थित करने का प्रयास करते हैं। कौन? डोबेराइनर। तो डोबेराइनर ने ये जो 3-3 का
आवर्त जो बनाकर तत्वों को रखने का प्रयास किया, इसे डोबेराइनर का त्रिक सिद्धांत कहा गया। क्या बोला गया? इसे डोबेराइनर का त्रिक सिद्धांत कहा गया। ये किसकी मैं बात कर रहा हूं? तत्वों को व्यवस्थित क्रम में रखने की बात कर रहा हूं, ठीक है। इसके बाद आते हैं एक वैज्ञानिक डोबेराइनर के बाद, उनका नाम होता है न्यूलैंड। क्या नाम होता है? न्यूलैंड। न्यूलैंड ने एक सिद्धांत दिया जिसे कहा जाता है अष्टक सिद्धांत। क्या कहा जाता है उसे कहा जाता है अष्टक सिद्धांत। तो न्यूलैंड ने तत्वों को जो है अष्टक सिद्धांत के अनुसार व्यवस्थित करने का प्रयास किया, और इस सिद्धांत के अनुसार न्यूलैंड ने यह बताया कि अगर तत्वों को परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो प्रत्येक आपके वर्ग का जो 8वां तत्व होता है वह पहले तत्व से क्या रखता है? समानता रखता है। जैसे अगर मैं बात करूं हीलियम की, ठीक है, तो हीलियम जो होता है इसके 8वें अगर मैं आगे की तरफ जाऊं तो आपका आता है क्या? नियान। क्या आता है? नियान। नियान और हीलियम दोनों आपस में क्या रखते हैं? समानता रखते हैं। किस मामले में समानता रखते हैं? समानता ये रखते हैं कि आपका हीलियम और नियान भी दोनों क्या है? एक प्रकार के अक्रिय तत्व होते हैं। तो कुल मिलाकर मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अगर परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में अगर रखा जाए तो प्रत्येक आवर्त का जो 8वां जो तत्व आएगा वह पहले तत्व से क्या रखेगा? समानता रखेगा। ये न्यूलैंड का अष्टक सिद्धांत था। यह न्यूलैंड के द्वारा दिया गया एक प्रकार का अष्टक सिद्धांत था जिसमें तत्वों को व्यवस्थित किया गया। इस न्यूलैंड के बाद आते हैं एक वैज्ञानिक और उनका नाम होता है मेंडलीफ। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है। इसके बाद आते हैं कौन? मेंडलीफ आते हैं। याद रखिएगा, मेंडलीफ ने भी अगर तत्वों को पूछा जाए किसके आधार पे जो है सजाने का प्रयास किया, तो याद रखिएगा मेंडलीफ महोदय ने परमाणु भार, ठीक है, परमाणु भार यानी कि परमाणु भार के ही आधार पे तत्वों को व्यवस्थित करने का प्रयास किया। इन्होंने भी वही बताया जैसे कि आपके न्यूलैंड साहब ने बताया था कि अगर तत्वों को परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में रखा जाए तो उनके जो समानता कुछ प्रदर्शित करते हैं तत्व क्या करते हैं? आपस में समानता प्रदर्शित करते हैं। कब? जब उनको परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। मेंडलीफ के बारे में 2-3 बातें जो हैं आप याद रखेंगे। पहली बात तो ये कि मेंडलीफ ने सबसे पहले आवर्त सारणी का कॉन्सेप्ट दिया। ठीक है, सबसे पहले आवर्त सारणी का कॉन्सेप्ट किसने दिया? तो आपके मेंडलीफ साहब ने सबसे पहले आवर्त सारणी का कॉन्सेप्ट दिया था। और कब दिया था? तो याद रखिएगा 1869 में। ठीक है, कब दिया था? 1869 में। मेंडलीफ के बारे में और क्वेश्चन अगर पूछा जाएगा तो यह पूछा जाएगा कि मेंडलीफ साहब जो आवर्त सारणी का निर्माण किए थे उसमें एक्चुअल में आवर्तों की संख्या कितनी थी और वर्गों की संख्या कितनी थी। ठीक है, तो यह क्वेश्चन भी आपका पूछा जाता है कि वर्ग कितने थे और आवर्त कितने थे, और यहां से भी क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। तो याद रखिएगा मेंडलीफ साहब ने जो आवर्त सारणी बनाई थी, अगर उसमें वर्गों की संख्या पूछा जाए तो वर्गों की संख्या थी आपकी 9, और अगर आवर्तों की संख्या पूछा जाए तो आवर्त की संख्या कितनी थी? आपकी 7। तो वर्ग कितने हो गए आपके? 9, और अगर आवर्त की संख्या पूछा जाए तो आवर्तों की संख्या थी 7। ये कई बार क्वेश्चन आपका पूछा गया है जो कि मेंडलीफ से संबंधित है। लेकिन यहीं पे आप एक चीज और याद रखेंगे कि वर्तमान स्थिति में आप जिस आवर्त सारणी का प्रयोग करते हैं, जिस पीरियोडिक टेबल का आप प्रयोग करते हैं, वो मेंडलीफ के द्वारा नहीं, ये किसके द्वारा दिया गया है? मोजले के द्वारा दिया गया है। किसके द्वारा? मोजले एक वैज्ञानिक थे, उनके द्वारा यह आपका दिया गया। जो आप वर्तमान समय में जो आवर्त सारणी का प्रयोग करते हैं वो किसके द्वारा दिया गया है? मोजले के द्वारा। तो 2 क्वेश्चन आपके बनेंगे, मेरे शब्द को ध्यान से समझिएगा। अगर क्वेश्चन पूछे जाएगा कि आवर्त सारणी का या सबसे पहले आवर्त सारणी किसने बनाया या आवर्त सारणी की खोज किसने किया, तो आपका आंसर क्या होगा? मेंडलीफ। और लेकिन क्वेश्चन अगर थोड़ा सा बदल दे और यह पूछे कि आधुनिक आवर्त सारणी, ठीक है, आधुनिक शब्द लग जाए, आधुनिक आवर्त सारणी के जन्मदाता कौन है या उसकी खोज किसने किया, तो आप क्या आंसर देंगे? मोजले के बारे में 2 खास बात याद रखेंगे। पहली खास बात यह कि इन्होंने जो तत्वों को रखा यह परमाणु क्रमांक के आधार पर रखा। किसके आधार पे? परमाणु क्रमांक के आधार पे। अभी तक डोबेराइनर या न्यूलैंड या मेंडलीफ की मैं बात करूं तो ये तत्वों को क्या आधार
बनाया था, एक आपका परमाणु भार इन्होंने आधार बनाया था, जबकि मोजले साहब ने क्या बनाया, परमाणु क्रमांक को आधार बनाया। किसे बनाया, आपका परमाणु क्रमांक को आधार बनाया। लेकिन यहां पे इनके में थोड़ा सा चेंजमेंट करते हैं मेंडलीव की आवर्त सारणी से। क्या चेंजमेंट करते हैं, जहां पे वर्गों की संख्या 9 थी, किसके में, मेंडलीव में, वही मोजले में वर्गों की संख्या कितनी हो जाती है, इनमें वर्गों की संख्या हो जाती है 18, जबकि आवर्त की संख्या कितनी रहती है, आपका 7। कितनी रह जाती है, आपकी 7। तो मोजले की आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या कितनी रहती है, आपका 18, जबकि आपके आवर्त की संख्या समान रहती है, यानी कि कितना रहती है, 7। तो ये पॉइंट आपके लिए एग्जाम जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहां से कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं कि त्रिक सिद्धांत किसने दिया है, अष्टक सिद्धांत किसने दिया है, आवर्त सारणी का कॉन्सेप्ट सबसे पहले किसने दिया है। तो ये सारी बातें जो हैं आप याद रखेंगे, और आशा भी करता हूं कि आपको ये सारी चीजें जो हैं कॉन्सेप्ट के साथ में समझ में आ रही होंगी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, परम शून्य ताप। ठीक है, परम शून्य ताप यानी कि एब्सोल्यूट जीरो ताप कहा जाता है। किस ताप को कहा जाएगा, 0 डिग्री केल्विन को कहा जाएगा, कि -273.15 डिग्री सेंटीग्रेड को कहा जाएगा, कि ए व बी दोनों को कहा जाएगा, कि इनमें से कोई नहीं कहा जाएगा। चलिए आंसर देंगे, किसे आपका परम शून्य ताप कहा जाता है। चलिए अगर आप इसका आंसर देंगे, ठीक है, तो याद रखिएगा पहली चीज तो आप ये समझिए कि एब्सोल्यूट जीरो क्या होता है, परम शून्य ताप क्या होता है, ध्यान समझने का प्रयास करिएगा। किसी भी आपके तत्व की मैं बात करूं, किसी भी अगर मैं पदार्थ की बात करूं, तो हम कितना भी उसको हीट दे दें, कितनी भी हम उसको उष्मा दें, वह अधिकतम अधिकतम होता चला जाएगा। यानी कि अधिकतम ताप की कोई भी गणना नहीं है। हम किसी भी पदार्थ को कितना ऊर्जा दे दें, इसकी कोई भी गणना नहीं किया जा सकता है। लेकिन किसी भी पदार्थ को हम कितना मिनिमाइज कर सकते हैं, इसकी गणना किया जा सकता है। यानी कि किसी भी पदार्थ को हम -273.15 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे नहीं ला सकते। किसी भी पदार्थ को हम -273.15 डिग्री सेंटीग्रेड के ताप से नीचे नहीं ला सकते। तो यही जो ताप होता है, इसे हम क्या बोलते हैं, परम शून्य ताप। यानी कि यह न्यूनतम आपका ताप होता है, इससे नीचे के ताप की गणना नहीं किया जा सकता। और वो ताप क्या मिलता है, -273 डिग्री सेंटीग्रेड। लेकिन यहां पे याद रखिएगा कि -273 पूछ दे तब भी आपका आंसर क्या रहेगा। अगर पूछ दिया कि 0 डिग्री केल्विन क्या होता है, ठीक है, 0 डिग्री केल्विन क्या होता है, तो याद रखिएगा अगर मैं ताप की बात करूं, ठीक है, ताप की अगर मैं बात करूं, ताप के पैमानों की बात करूं, तो याद रखिएगा ताप के पैमानों में डिग्री सेंटीग्रेड भी आता है, आपका र्यूमर भी आता है, आपका फ़ारेनहाइट भी आता है। ठीक है, डिग्री सेंटीग्रेड, र्यूमर भी आता है, फ़ारेनहाइट भी आता है, और केल्विन भी आता है। ठीक है, ये चारों जो पैमाने हैं ये किसके हैं, ये ताप के हैं। और ताप के पैमानों से आपको उष्मा को कंफ्यूजन नहीं करना है। उष्मा का जो मात्रक होता है उसे हम बोलेंगे कैलोरी। क्या बोलते हैं, कैलोरी। तो इसमें अक्सर लोग कंफ्यूज कर जाते हैं, उष्मा को समझ लेते हैं, तो उष्मा का क्या होगा, कैलोरी। जबकि ये ताप की गणना किया जाता है डिग्री सेंटीग्रेड में, र्यूमर में, फ़ारेनहाइट में, और किसमें, आपका केल्विन में। और एक स्वस्थ मनुष्य का जो ताप होता है, ठीक है, अगर मैं बात करूं फ़ारेनहाइट में, तो लगभग 98.6 फ़ारेनहाइट होता है। 98.6 को आप ज्यादा याद रखेंगे क्योंकि यार कंफ्यूजन यहां पे होता है। एक वैज्ञानिक थे, उनका नाम था वुंडरलिच। क्या नाम था उनका, वुंडरलिच। वुंडरलिच नामक वैज्ञानिक ने सबसे पहले जो है लगभग 1 लाख व्यक्तियों का उन्होंने टेम्परेचर जो है ज्ञात किया और उसका एवरेज निकाला, औसत निकाला। तो उन्होंने पाया कि एक स्वस्थ मनुष्य का कितना होता है, 98.6। और अगर मैं बात करूं कि आपका यही अगर टेम्परेचर जो है केल्विन में, फ़ारेनहाइट और र्यूमर में, ठीक है, कितना होता है, आज के लिए आपका ये होमवर्क है। आपको ये गणना करके बताना है कि र्यूमर में, ठीक है, र्यूमर में, और किसमें, डिग्री सेंटीग्रेड में, और किसमें, आपका केल्विन में, एक स्वस्थ मनुष्य का ताप कितना होता है। ये सभी लोग आज सबका होमवर्क है, इसको आप लोग कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए, सबसे पहले एक चीज ध्यान दीजिएगा, जैसा कि पिछले आपके प्रश्न संग्रह की सीरीज में भी हमने इसके बारे में चर्चा किया था कि हमारे यहाँ यूपीपीसीएस का जो है बैच रनिंग प्रोसेस में है। आलोक सर के निर्देशन में ये बैच सफलतापूर्वक चलाया जा रहा है।
और किसी भी व्यक्ति को अगर इसमें आपका एडमिशन लेना है या इससे संबंधित उसको जानकारी चाहिए तो बहुत आसान है कि यूपीपीसीएस एंट्री लिखकर उसको इस नंबर पे यानी कि 9005815849 पे क्या कर देना है, व्हाट्सएप कर देना है। इसके बाद आपको जो भी हमारी टेक्निकल टीम रहेगी आपसे संपर्क करके उस विषय से संबंधित या फिर उस बैच से संबंधित आपको जानकारी प्रोवाइड करा दिया जाएगा। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी का वायुमंडल गर्म होता है। पृथ्वी का वायुमंडल गर्म होता है, किस विधि से गर्म होता है? चालन विधि से, संवहन विधि से, ठीक है, विकिरण विधि से, कि सभी से? ठीक है, यहाँ पे संवहन, ठीक है, थोड़ा सा इसको मिस्टेक हो गया है, रहेगा आपका क्या, संवहन। ठीक है, तो संवहन विधि से कि चालन विधि से कि विकिरण विधि से, किससे हमारा वायुमंडल जो होता है गर्म होता है? हमने पिछले सेशन में जो है चालन और संवहन और विकिरण से संबंधित जो कॉन्सेप्ट था उसके बारे में हमने अध्ययन किया था और हमने वहां पे भी आपको बताया था कि वायुमंडल का जो गर्म होना होता है वह किस विधि से होता है? वह संवहन विधि से होता है। किस विधि से होता है? संवहन विधि से। आज कुछ नई चीजें समझने का प्रयास करते हैं जो संवहन विधि से जो है रिलेटेड है, जहां से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो संवहन की विधि के बारे में हमने आपको बताया था, संवहन विधि के, कि अगर मान लीजिए कोई पात्र है और इस पात्र में जल भरा हुआ है, तो जब इसको हम ऊष्मा देते हैं, जब इसको हम हीट देते हैं, तो एक्चुअल में होता क्या है यहाँ पे? तो हमने बताया था कि यहाँ के नीचे का जो अणु है ये गर्म होता है। गर्म होने के बाद ये संतृप्त होगा। संतृप्त होने से मतलब है कि यह हल्का होता है, और जब ये हल्का होता है तो ये क्या होता है? ऊपर की तरफ चला आता है। और जब ये ऊपर की तरफ चला आता है तो यहां का स्थान क्या हो जाता है? खाली। यहां का स्थान क्या हो जाता है? खाली। और जब यहां का स्थान खाली हो जाता है तो इसके ऊपर वाला अणु अब क्या आ जाता है? नीचे। क्या आ जाएगा? नीचे। पुनः ये गर्म होगा, पुनः ये क्या होगा? ऊपर चला आएगा, और पुनः आपके ऊपर वाला अणु क्या आ जाएगा? नीचे। और इस तरीके से धीरे धीरे क्या हो रहा है आपका? ये पानी पूरी तरीके से बॉयल होने लगेगा, आपका उबलने लगेगा। तो इसमें यानी कि संवहन विधि में पहली खास बात आप ये देख रहे हैं कि संवहन विधि में जो द्रव के अणु हैं ये अपना स्थान छोड़ रहे हैं। ये हल्के होकर अपना स्थान क्या हो रहे हैं? छोड़ रहे हैं। तो इससे दैनिक जीवन में क्या मिलता है हमको, उदाहरण ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा, और कैसे हमारा वायुमंडल गर्म होता है इसको भी समझने का प्रयास करिएगा, और संवहनी धाराएं कैसी चलती हैं इसको भी समझने का प्रयास आज करेंगे। तो एक केवल कॉन्सेप्ट आप याद रखिएगा कि जब गर्म होता है तो ये हल्का होने के साथ क्या होगा? ऊपर उठ जाएगा, चाहे आपका वायु हो चाहे आपका द्रव हो, क्योंकि संवहन विधि से उष्मा का संचरण कहां कहां पे होता है। तो कल हमने आपको बताया था कि द्रव में होगा और किस में होगा? गैस में होगा। द्रव में होगा और किस में होगा? गैस में होगा। तो ये पॉइंट आपका क्लियर हो जाना चाहिए। अगर मैं विषुवत रेखीय प्रदेश की बात करूं, विषुवत रेखीय प्रदेश की बात करूं तो विषुवत रेखीय प्रदेशों में जो है गर्मी जो है सूर्य का प्रकाश क्या होता है? हमेशा पड़ेगा। सूर्य का प्रकाश जब हमेशा पड़ता है तो यहाँ की नीचे की जो वायु होती है वह तेजी से क्या हो जाती है? गर्म हो जाएगी। और जब यह गर्म हो जाएगी तेजी से वायु, तो यह क्या होगी? यह ऊपर उठेगी। ये क्या हो जाएगी? वायु ऊपर चली आएगी। और जब ऊपर चली आएगी, ठीक है, ऊपर चली आएगी तो यहाँ का स्थान क्या हो जाएगा? यहाँ का स्थान खाली हो जाएगा। खाली होने के बाद ये क्या हो जाएगा? ये नीचे चला आएगा। ये वाला और क्या हो जाएगा? ये नीचे। पुनः ये गर्म होगा, पुनः क्या जाएगा? ऊपर। और ये जब ऊपर जाएगा तो नीचे आपके ऊपर क्या है? धीरे धीरे टेम्परेचर आपका गिर रहा है, और टेम्परेचर जब ये माइनस में जा रहा है, ये ऊपर जो टेम्परेचर गिर रहा है, तो इसका मतलब ऊपर जाने पे ये जो आपके अणु होंगे ये क्या हो जाएंगे? भारी। क्या हो जाएंगे? भारी। जो अभी तक हल्के थे, हल्के होके ऊपर उठ रहे थे, ऊपर जाने पे कैसे हो जा रहे हैं? भारी। और जब भारी हो जाएंगे तो पुनः क्या आएंगे? नीचे की तरफ आएंगे। क्या आ जाएंगे? आपके नीचे की तरफ। तो आप देख रहे हैं कि यहां पे एक गैसों का क्या हो रहा है? क्रम चलने लग रहा है। और इसी एक प्रकार की धारा को हम किस नाम से जानते हैं? इसी प्रकार की धारा को हम संवहनी धारा कहते हैं। क्या बोलते हैं? संवहनी धारा। और इसी संवहनी धारा की मदद से हमारा जो वायुमंडल होता है वो क्या होगा? गर्म होता है। एक पॉइंट और यहां पे याद रखिएगा, क्वेश्चन आपका यह भी पूछा गया है कि जो स्थलीय हवाएं चलती हैं, ठीक है, स्थलीय हवाएं चलती हैं या समुद्री हवाएं चलती हैं, ठीक है, या समुद्री हवाएं चलती हैं, यानी कि आपका जो लैंड ब्रिज चलता है, ठीक है,
जो आपका लैंड ब्रिज चलता है या जो सी ब्रिज चलता है, उसका भी आपका कॉन्सेप्ट कहां से निकल के आता है, उसमें भी उष्मा का संचरण संवहन विधि से होता है। सी ब्रिज क्या होता है और स्थलीय ब्रिज क्या होता है, ध्यान समझिएगा। दिन का समय है और दिन के समय जब सूर्य चमकता है तो आपकी मान लीजिए पृथ्वी है, ठीक है, पृथ्वी है और पृथ्वी पे एक बगल में मान लीजिए यहां पे क्या है आपका, कहीं पे समुद्र है, ठीक है। तो आप जानते हैं कि ये जब सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पड़ेगा तो पृथ्वी तेजी से क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा, तेजी से क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा, जबकि उसकी अपेक्षाकृत जल क्या होगा, देर से गर्म होगा। क्यों? क्योंकि पृथ्वी जो है अच्छी चालक मानी जाती है अपेक्षाकृत किसके, जल के। तो जब सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पड़ा तो पृथ्वी के नजदीक जो गैस के अणु हैं वो हो जाएंगे क्या, गर्म, और जब हो जाएंगे गर्म तो ये उठेंगे कहां पे, ऊपर। कहां पे चले जाएंगे, ऊपर की तरफ चले जाएंगे। और जब ये ऊपर की तरफ चले जाएंगे तो यहां का स्थान कैसा हो जाएगा, यहां का स्थान हो जाएगा खाली। क्यों? क्योंकि यहां के वायु कहां पे चले गए हैं, ऊपर। और जब यहां का स्थान हो गया है खाली तो इसको भरने के लिए यहां के जो वायु हैं, यानी कि आपके इस जल के ऊपर के जो वायु हैं, जो आपके समुद्र के ऊपर के वायु हैं, इसके स्थान को फिल करने के लिए इधर से आपका इधर चलने लगते हैं। किधर चलने लगते हैं, समुद्र से आपके स्थल की तरफ चलने लगते हैं। तो कोई भी ऐसी हवाएं जो समुद्र से स्थल की तरफ चल रही हैं, जो समुद्र से स्थल की तरफ चल रही हैं, ऐसी हवाओं को हम बोलते हैं समुद्री हवाएं। क्या बोलते हैं, समुद्री हवाएं। तो दिन के समय में कौन सी हवाएं चलती हैं, समुद्री हवाएं चलती हैं। जबकि रात के समय में इसका अपोजिट हो जाएगा, तो रात के समय में कौन सी हवाएं चलती हैं, स्थलीय हवाएं। 3 पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं इससे जुड़ी हुई, जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। पहली बात कि दिन के समय कौन सी हवा चलेगी, तो दिन के समय चलेगी समुद्री हवा, रात के समय स्थलीय हवाएं चलेंगी। समुद्री हवाएं किधर से किधर चलेंगी, तो समुद्र से स्थल की तरफ चलेंगी, समुद्र से स्थल की तरफ चलेंगी। और इसमें उष्मा का संचरण किस विधि से हो रहा है, तो संवहन विधि से। किसमें हो रहा है, आपका संवहन विधि से हो रहा है। तो हम आशा ऐसी कर सकते हैं कि अब संवहन विधि से वो चाहे आयोग जिस तरीके से भी आपका एग्जाम्पल दे, आप उसको कर लेने में सक्षम होंगे, ठीक है। क्योंकि कॉन्सेप्ट आपने जान लिया है तो कॉन्सेप्ट आप याद रखिएगा। जैसे एक मैं और एग्जाम्पल देके आपको समझा दे रहा हूं, ध्यान समझिएगा। अगर मैं बात करूं, एक मान लीजिए फ्रिज है, ठीक है, एक फ्रिज है। तो फ्रिज में जो होती है फ्रीजर पेटिका, जो है फ्रिज की जो फ्रीजर पेटिका होती है ये ऊपर बनाई जाती है, ठीक है। फ्रिज की फ्रीजर पेटिका क्या होती है, ऊपर बनाई जाती है। क्यों बनाई जाती है, वो इस वजह से बनाई जाती है क्योंकि अगर आपका नीचे, आप जानते हैं फ्रियोन गैस भरी रहती है इसमें, रेफ्रिजरेटर में। तो जब ये गैस आपका ऊपर उठती है, ठीक है, जब गर्म होकर ऊपर उठती है तो टकरा जाती है किससे, फ्रीजर से। किससे टकरा जाती है, इस फ्रीजर से। और जब फ्रीजर से टकरा जाती है, हल्की हुई, गर्म हुई तो क्या हो गई, हल्की, और उसके बाद ऊपर उठी तो ये फ्रीजर कैसा है, ठंडा। तो कैसा कर दिया, इसको भारी कर दिया, और भारी कर दिया तो पुनः क्या हो गई आपकी, नीचे, पुनः गर्म होगी, पुनः ऊपर जाएगी। और ऐसे इस क्रम को अगर चलता रहेगा तो आप इसे किस नाम से जानते हैं, संवहनी धारा। तो आपके रेफ्रिजरेटर में भी क्या चलता रहता है, संवहनी धाराएं चलती रहती हैं। इसी वजह से हमारे जो भी खाद्य पदार्थ इस फ्रिज में रखे रहते हैं वो कैसे रहते हैं, वो सुरक्षित बने रहेंगे, ठीक है। तो ये भी पॉइंट आप याद रख सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो यहां पे अगर पूछा जाए कि पृथ्वी वायुमंडल गर्म होता है किस विधि से, तो आप क्या आंसर देंगे, संवहन विधि से, ठीक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रूपांतरित तना है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा रूपांतरित तना है। ऑप्शन है आपके गाजर, दूसरा ऑप्शन है मूली, तीसरा ऑप्शन है शकरकंद, और चौथा ऑप्शन है आपका आलू, ठीक है। इनमें से कौन सा रूपांतरित तना है। तने के बारे में खास बात यह है कि तना जो है यह बीज के प्रांकुर वाले भाग से क्या होता है, आपका विकसित होता है। अगर मान लीजिए कोई बीज है, ठीक है, ये मान लीजिए बीज है, और इस बीज को हम ले जाके किसी मिट्टी में क्या करते हैं, अगर अंदर कर देते हैं तो इस बीज से 2 प्रकार की शाखाएं, आपकी 2 प्रकार के अंकुर निकलते हैं। 2 प्रकार के अंकुर निकलते हैं, एक ऊपर की तरफ जाता है और एक नीचे की तरफ आता है। एक ऊपर की तरफ जाता है, दूसरा नीचे की तरफ आता है।
ऊपर जाने वाले भाग को कहा क्या जाता है, इसे कहा जाता है प्रांकुर। ध्यान से समझना, क्वेश्चन पूछा गया है। ऊपर वाले भाग को हम क्या बोलेंगे, प्रांकुर, और नीचे वाले भाग को हम क्या बोलेंगे, मूलांकुर। क्या बोलेंगे, मूलांकुर। प्रांकुर से विकास होता है किसका, तने का, और मूलांकुर से विकास किसका होता है, जड़ का। किसका विकास होता है, जड़ का। तो यह पॉइंट आपके लिए याद होना चाहिए। अगर मैं बात करूं तने की कौन सा रूपांतरित तना है, तो यहां पे आंसर हो जाएगा आपका क्या, आलू। आलू जो है यह एक प्रकार का रूपांतरित तना होता है। कुछ ऐसे तने होते हैं जो जमीन के अंदर पाए जाते हैं और भोजन संग्रह करने का कार्य करते हैं, और उन्हीं तनों में से एक कौन सा है आपका, आलू। इसके अलावा अगर मैं बात करूं और कौन कौन से तने पाए जाते हैं, तो देखिएगा आपके एग्जाम के लिए कुछ तनों को मैं लिख रहा हूं जो कि आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बेहद इंपॉर्टेंट है। अगर मैं आलू की बात करूं, ठीक है, अगर मैं आलू की बात करूं कि आलू जो होता है यह किस प्रकार का तना होता है, तो याद रखिएगा आलू जो है यह एक प्रकार का कंद, ठीक है, एक प्रकार का कंद में आएगा। कंद प्रकार का आता है कौन सा, आलू, ठीक है। और अगर मैं बात करूंगा, एक प्रकार होता है तने का जिसे कहा जाता है प्रकंद, ठीक है, प्रकंद। प्रकंद के अंतर्गत बेसिकली आता है आपका हल्दी, हल्दी आता है, अदरक आता है, ठीक है, अदरक भी आता है, इसके ही अंतर्गत फर्न भी आता है, ठीक है। तो हल्दी, अदरक, फर्न ये किसके अंतर्गत आते हैं, ये प्रकंद के अंतर्गत आते हैं। अगर मैं और बात करूं, एक होता है आपका सल्क कंद, ठीक है, सल्क कंद। सल्क कंद के अंतर्गत आता है लहसुन और क्या आता है, प्याज। लहसुन और क्या आता है, प्याज। तो कंद, प्रकंद और सल्क कंद, इन सबको आप याद रखेंगे कि ये सब क्या हैं, ये एक प्रकार के तने हैं। एक यहां पे जो है पॉइंट है जिससे आपको डिस्टरबेंस होने की जरूरत नहीं, डिस्टर्ब होने की जरूरत नहीं है और नहीं कंफ्यूज होने की जरूरत है। यहां पे कंद कंद लगा हुआ है, तो आपको इस शकरकंद से कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है, शकरकंद से कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। शकरकंद एक प्रकार का जड़ होता है, ठीक है, एक प्रकार का जड़ होता है, जो शाकंद जड़ होती है वे एक प्रकार का जड़ होता है। जबकि गाजर मूली की भी बात करें तो ये भी दोनों क्या हैं, ये दोनों भी क्या होते हैं, जड़। तो गाजर, मूली और शकरकंद को आप याद रखेंगे, क्वेश्चन आपका बना हुआ है। तो कंद समझ के लोग मार देते हैं तना, लेकिन आपका होता क्या है, ये जड़। तो गाजर, मूली, शकरकंद ये क्या है, जड़। और जबकि अगर मैं आलू की बात करूंगा तो आलू एक प्रकार का कैसा होता है, ये एक प्रकार के तने का रूप होता है। आशा करता हूं आपकी गलती यहां पे नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ग्लाइडीन नामक प्रोटीन पाई जाती है। ग्लाइडीन नामक प्रोटीन पाई जाती है किसमें, कपास में पाई जाती है, कि अंडे में पाई जाएगी, कि गेहूं में पाई जाएगी, कि मक्के में पाई जाएगी, किस में पाई जाती है आपका ग्लाइडीन नामक प्रोटीन। याद रखिएगा गेहूं में, ठीक है, गेहूं में पाई जाने वाली प्रोटीन को हम क्या बोलते हैं, ग्लाइडीन कहते हैं। गेहूं में पाई जाने वाली प्रोटीन को हम क्या बोलते हैं, ग्लाइडीन कहते हैं। प्रोटीन का निर्माण जो होता है इसमें अमीनो एसिड महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, ठीक है। अमीनो एसिड से मिलकर जो होता है प्रोटीन बना होता है, किससे, अमीनो एसिड से, जिनमें से जो है 20 प्रकार के अमीनो एसिड मानव शरीर के लिए जरूरी होते हैं। इन 20 में 10 का निर्माण शरीर स्वयं कर लेता है, 10 का निर्माण शरीर नहीं कर पाता है, और उसको ही भोजन के माध्यम से मनुष्य क्या करता है, ग्रहण करेगा, ठीक है। तो ये पॉइंट भी आप याद रखेंगे। कुछ और प्रोटीन जो है पाए जाते हैं विशेष प्रकार के, जो मनुष्य के कुछ विशेष प्रकार के अंगों का, ऑर्गन का, सेल का निर्माण करते हैं, तो उनको जानने की जरूरत है। थोड़ा सा ध्यान से समझने की बात करिएगा। पहले यहां पे मैं बात करूं कपास की, तो कपास में एक प्रोटीन पाया जाता है। कपास में पाए जाने वाले प्रोटीन को गैसोपीन कहा जाता है, ठीक है। कपास में पाए जाने वाले प्रोटीन को क्या बोला जाता है आपका, गैसोपीन कहा जाता है या गैसोपेन कहा जाता है, ठीक है। याद रखिएगा गैसोपेन। गैसोपेन किस में पाया जाता है आपका, कपास में। अगर मैं अंडे की बात करूं, अंडे की, तो अंडे में पाए जाने वाले प्रोटीन को एल्बुमिन कहा जाता है। क्या बोलेंगे, इसे एल्बुमिन कहा जाता है, जो कि अंडे में पाया जाता है। अगर मैं मक्के की बात कर दूं, मक्के की, तो मक्के में पाए जाने वाले प्रोटीन को जिन कहा जाता है, ठीक है। क्या बोलते हैं, मक्के में पाए जाने वाले प्रोटीन को जिन कहा जाता है। अगर मैं बात करूं और प्रोटीन की, तो हमारे नाखून में, ठीक है, हमारे नाखून में और हमारे बालों में जो प्रोटीन पाई जाती है उसका नाम होता है काइटिन, ठीक है। काइटिन नहीं, केराटिन। कौन सी पाई जाती है, केराटिन,
ठीक है, केराटिन नामक प्रोटीन पाई जाती है। याद रखिएगा, केराटिन को आपको काइटिन के साथ कंफ्यूजन नहीं करना है। काइटिन एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट होता है। किस प्रकार का कार्बोहाइड्रेट होता है? एक प्रकार का पॉलीसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट होता है। जबकि केराटिन जो है यह एक प्रकार की प्रोटीन होती है जो कि हमारे नाखून तथा बालों के निर्माण में क्या करती है? सहायता करती है। और अगर मैं प्रोटीन की बात करूं तो दाल में पाई जाने वाली प्रोटीन का नाम होता है प्रोलैमिन। क्या नाम होता है? प्रोलैमिन होता है। और अगर मैं बात करूं तो हमारे मांसपेशियों में, ठीक है, हमारे मांसपेशियों में पाई जाने वाली प्रोटीन का नाम होता है एक्टिन। एक्टिन और क्या होता है? मायोसिन। एक्टिन तथा मायोसिन हमारे मांसपेशियों में पाई जाती है। और अगर मैं प्रोटीन की बात करूं तो याद रखिएगा, हमारे अस्थियों में, ठीक है, हमारे अस्थियों में पाई जाने वाली प्रोटीन का नाम होता है ओसीन। क्या नाम होगा? ओसीन। हमारे उपास्थियों में, ठीक है, हमारे उपास्थि में पाई जाने वाली प्रोटीन का क्या नाम होता है? तो याद रखिएगा, कॉन्ड्रिन। क्या नाम होता है? कॉन्ड्रिन। कॉन्ड्रिन हमारे उपास्थियों में पाई जाने वाली प्रोटीन होती है। अगर मैं बात करूं हमारे ब्लड में, रक्त में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? तो रक्त में पाई जाती है प्रोथाम्बिन। और क्या पाई जाती है? फाइब्रिनोजेन। क्या पाई जाती है? फाइब्रिनोजेन। ये दोनों प्रोटीन क्या करती हैं? ये दोनों प्रोटीन रुधिर के अस्कंदन में, रुधिर को जमाने में क्या करती हैं? मदद करती हैं। तो ये सारे पॉइंट जो हैं आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हैं और ये सारे पॉइंट आपको शब्दशः याद होने चाहिए। आशा करता हूं कि अगर ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएं तो आपको सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप तुरंत आंसर को टिक करेंगे। ठीक है, तो ये चीज आप हमेशा याद रखेंगे, सारे पॉइंट को आपको शब्दशः क्या करना है? याद करना है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रकार के ग्रंथियों में से किसे नलिका विहीन ग्रंथि कहा जाता है? यानी कि कौन सी ऐसी ग्लैंड्स होती है, कौन सी ऐसी ग्रंथि होती है जिसे हम डक्टलेस के नाम से जानते हैं या जो नलिका विहीन ग्रंथि होती है? बहिर्स्रावी यानी कि एक्सोक्राइन ग्लैंड्स को, एंडोक्राइन ग्लैंड्स को, मिक्स्ड ग्लैंड को, या इनमें से कोई नहीं? कौन सी ऐसी ग्रंथि है जिनको हम नलिका विहीन ग्रंथि कहते हैं? तो पहले मैं आपको आंसर बता दूं, हमारे शरीर में पाई जाने वाली जो एंडोक्राइन ग्लैंड होती है, हमारे शरीर में पाई जाने वाली जो अंतःस्रावी ग्रंथियां होती हैं, उन अंतःस्रावी ग्रंथियों को क्या कहा जाता है? नलिका विहीन ग्रंथि, या उसे डक्टलेस कहा जाता है। क्या बोलेंगे? उसे डक्टलेस ग्लैंड कहा जाता है। समझते हैं कुछ और बातें जो आपके एग्जाम के लिए रिलेवेंट हैं, चीजों को समझते हैं। ठीक है, देखिएगा, अगर मैं बात करूं ग्लैंड्स की तो पहली चीज आप समझिए कि क्या होता है ग्लैंड्स, क्या होती हैं ग्रंथियां। ग्रंथियां जो होती हैं हमारे शरीर में कुछ कोशिकाओं का समूह को जो इकट्ठा हो जाती हैं और जो विशेष प्रकार के रसों का स्रावन करती हैं, उन विशेष प्रकार की ग्रंथियों को, विशेष प्रकार की कोशिकाओं को, समूह को हम ग्लैंड्स के नाम से जानते हैं। ग्लैंड्स यानी कि ग्रंथि। ग्रंथि क्या है? ग्रंथि का मतलब होता है बिगड़ा हुआ रूप। क्या होता है? गांठ। अगर हमारे शरीर में कोशिकाएं इकट्ठा होकर एक गांठ नुमा संरचना बना दे रही हैं जिनसे कुछ रस का सिक्रेशन हो रहा है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं? ग्लैंड्स कहेंगे। उसी को हम ग्रंथि के नाम से जानते हैं। तो अलग अलग प्रकार के रसों के कारण जो है, निकलने के कारण, ये जो ग्लैंड्स होती हैं इनको 3 भागों में बांट दिया गया है। ठीक है, 3 भागों में। कौन कौन से भाग हैं ध्यान समझिएगा। पहली ग्लैंड को कहा जाता है एक्सोक्राइन। ठीक है, पहले ग्लैंड को कहा जाता है एक्सोक्राइन ग्लैंड। एक्सोक्राइन ग्लैंड ध्यान समझेंगे। दूसरी प्रकार की ग्लैंड्स को कहा जाता है एंडोक्राइन ग्लैंड। ठीक है, क्या बोलेंगे? एंडोक्राइन ग्लैंड्स कहते हैं। और तीसरी प्रकार की ग्रंथियों को कहा जाता है मिक्स्ड ग्लैंड। क्या बोलते हैं? मिक्स्ड ग्लैंड। ये 3 प्रकार की ग्रंथियां मनुष्य के शरीर में पाई जाती है। ध्यान समझिएगा। एक्सोक्राइन की अगर मैं बात करूं, एक्सोक्राइन की मैं बात करूं तो इसे कहा जाता है, एक्सो का मतलब क्या होता है? बहिर्स्रावी। क्या होगा? बहिर्स्रावी। बहिर्स्रावी ग्रंथियों की विशेषता यह होती है कि बहिर्स्रावी ग्रंथियों को अपने रस को ले जाने के लिए एक नलिका पाई जाती है, यानी कि इनके पास एक डक्ट होगा और इसी नलिका के माध्यम से ये अपने रस को अपने वांछित स्थान तक ले जाने का काम करेंगी। तो एक्सोक्राइन ग्लैंड के पास क्या पाई जाती हैं? नलिकाएं पाई जाती हैं।
और इनसे स्रावित होने वाले रस को एंजाइम कहा जाता है। क्या बोलते हैं? एंजाइम। तो एंजाइम का सिक्रेशन कहां से होता है? बहिर्स्रावी ग्रंथियों से या एक्सोक्राइन ग्लैंड से। और इस एंजाइम को कोशिकाओं के अंदर एक स्थान से दूसरे स्थान तक जो पहुंचाया जाता है वह किसकी मदद से? वह एक नलिका के माध्यम से। यह एक चीज आपको पता होनी चाहिए। और अगर मैं बात करूं हमारे शरीर में कौन कौन सी ग्रंथियां जो है एक्सोक्राइन ग्लैंड के अंतर्गत आती हैं, तो आपका यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो याद रखिएगा, हमारे शरीर की जो श्वेत ग्रंथि होती है, ठीक है, जिससे पसीना निकलता है, वह एक प्रकार की कैसी ग्रंथि होती है? एक्सोक्राइन। अगर मैं बात करूं अश्रु ग्रंथि की, ठीक है, अश्रु ग्रंथि की, तो एक प्रकार की कैसी ग्रंथि होती है? यह एक प्रकार की एक्सोक्राइन ग्लैंड होती है। अगर मैं बात करूं लार ग्रंथि की, तो एक प्रकार की एक्सोक्राइन ग्लैंड होती है। अगर मैं बात करूं दुग्ध ग्रंथि की, तो एक प्रकार की एक्सोक्राइन ग्लैंड होती है। अगर मैं बात करूं तेल ग्रंथि की, तो एक प्रकार की यह भी एक्सोक्राइन ग्लैंड के अंतर्गत आती है। तो ये सारी चीजें जो हैं आपको पता हो जानी चाहिए कि श्वेत ग्रंथि, अश्रु ग्रंथि, लार ग्रंथि, दुग्ध ग्रंथि और तेल ग्रंथि ये सारी बहिर्स्रावी ग्रंथियों के अंतर्गत आते हैं। और अगर ट्रिक के माध्यम से याद करना है तो आप देख सकते हैं कि आपका श्वेत यानी कि पसीना निकलेगा बाहर, क्योंकि ये बहिर्स्रावी है, तो आपको दिखेगा कि नहीं दिखेगा? दिख जाएगा। अगर अश्रु निकलेगा, आंसू निकलेगा तो दिखेगा, लार निकलेगा, सलाइवा निकलेगा तो दिखेगा, और अगर दुग्ध निकलेगा तो दिखेगा। तेल हमारे शरीर से ऑयली जब त्वचा होती है तो तेल भी बाहर निकलता है शरीर से, तो भी क्या होता है? दिखता है। ठीक है, ऐसा कोई रिजिड कॉन्सेप्ट नहीं है, याद रखिएगा। ये मैं याद करने के लिए बता रहा हूं, इस तरीके से आप याद कर सकते हैं कि ये सारी ग्रंथियां जो हैं ये बहिर्स्रावी ग्रंथियों के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, एंडोक्राइन की मैं बात करूं तो एंडोक्राइन ग्लैंड के पास नलिका नहीं पाई जाती है, यानी कि ये डक्टलेस होती हैं। और जब डक्टलेस होंगी, जब नलिका विहीन होंगी, जब इनके पास कोई ट्यूब नहीं है, तो ये हमारे शरीर में किसी भी पदार्थ को लेके जाना है। याद रखिएगा, हमारे शरीर में किसी भी पोषक पदार्थ को एक स्थान से दूसरे स्थान पे लेके जाना है, तो यह जिम्मेदारी किसकी होती है? यह जिम्मेदारी होती है ब्लड की। यानी कि रक्त के माध्यम से ही पोषक पदार्थों का संवहन एक स्थान से दूसरे स्थान पे होता है। चाहे मैं बात करूं आपके किसके हार्मोन्स की मैं बात करूं, चाहे मैं बात करूं आपके एंटीजन की बात करूं, चाहे आपका कार्बोहाइड्रेट पचे, चाहे प्रोटीन पचे, चाहे वसा पचे, कुछ भी आपका पचे, हमारे शरीर में अगर एक स्थान से दूसरे स्थान पे लेके जाना है तो ये जिम्मेदारी किसकी होती है? ब्लड का, रक्त का। रक्त का सबसे बड़ा जो है फायदा यह है कि रक्त हमारे शरीर में परिवहन का सबसे बड़ा साधन होता है। यानी कि रक्त का सबसे बड़ा कार्य होता है कि हमारे शरीर में परिवहन करने का, ऑक्सीजन का, कार्बन डाइऑक्साइड का, दवा का, दारू का, कुछ भी अगर हमारे शरीर से एक स्थान से दूसरे स्थान पे जा रहा है तो किसकी मदद से? रक्त के माध्यम से, ब्लड के माध्यम से। तो ये हार्मोन्स यानी कि एंडोक्राइन से निकलने वाले रस को हम क्या बोलते हैं? हार्मोन कहते हैं। और ये हार्मोन जो है यह किसके माध्यम से एक शरीर में एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाता है? तो रक्त के माध्यम से। किसके माध्यम से? रक्त के माध्यम से जाता है। रक्त एक प्रकार का तरल संयोजी ऊतक होता है जिसका पीएच मान 7.4 होता है, जो कि होता है कैसा? क्षारीय। कैसा होता है? क्षारीय। ठीक है, मिक्स्ड नाम ही है, मिक्स्ड यानी कि मिश्रित। तो मिश्रित का मतलब क्या होता है? मिश्रित का मतलब होता है जो एंजाइम का भी सिक्रेशन करे और साथ ही साथ जो किसका सिक्रेशन करे? हार्मोन का। एंजाइम का भी सिक्रेशन, हार्मोन्स का भी सिक्रेशन करे कोई ग्रंथि, तो उसे मिक्स्ड ग्लैंड कहा जाता है। और वेरी इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, अग्नाशय मानव शरीर की क्या होती है? एक मिश्रित ग्रंथि के रूप में काउंट की जाती है, यानी कि इसे मिश्रित ग्रंथि कहा जाता है। क्योंकि आपने देखा कि एंजाइम के रूप में जहां उसने ट्रिप्सिन, एमाइलेज, लाइपेज को स्रावित किया, वहीं पे हार्मोन्स के रूप में उसने क्या किया? ग्लूकेगॉन का आपका श्रावण किया, आपके इंसुलिन का श्रावण किया, इसके बाद सोमैटोस्टैटिन का श्रावण किया। तो ये हार्मोन्स का, एंजाइम का, दोनों का सिक्रेशन कर रही है। इसी वजह से अग्नाशय को हम एक मिक्स्ड ग्लैंड के नाम से जानते हैं, एक मिश्रित ग्रंथ के नाम से जानते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। इतना आपके लिए पर्याप्त है, यहां से खूब क्वेश्चन बने हुए हैं और मैं आशा करता हूं कि आप सारे क्वेश्चन को सॉल्व करके आएंगे एग्जाम में। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। और लास्ट क्वेश्चन है, हमारे फेफड़े में लगभग कितनी वायु प्रविष्ट कर सकती है? ऑप्शन है आपके 500 ml, 2300 ml, 3500 ml, 5800 ml। ठीक है, कितनी वायु अधिकतम हमारे फेफड़े में प्रवेश कर सकती है? ठीक है, याद रखिएगा,
जब हम समान अवस्था में, जैसे इस समय आप बैठ के मोबाइल में या लैपटॉप में देख रहे होंगे, तो समान स्थितियों में जब हम श्वास लेते हैं तो उस दौरान लगभग 500 ml, ठीक है, 500 ml वायु प्रवेश करती है। यानी कि समान अवस्था में वायु कितना प्रवेश करती है? 500 ml। लेकिन जब हम गहरी सांस लेते हैं, जब हम गहरी सांस लेते हैं तो उस समय लगभग 3500 ml वायु प्रवेश करती है। कितना? 3500 ml। इसीलिए बाबा रामदेव कहते हैं कि अनुलोम विलोम किया करिए, क्योंकि अनुलोम विलोम जब आप करते हैं तो आप गहरी सांस लेते हैं, और जब गहरी सांस लेते हैं तो 3500 ml वायु प्रवेश करती है, और जब 3500 ml वायु प्रवेश करती है तो हमारे शरीर के प्रत्येक कोशिका तक ऑक्सीजन जाता है, और जब प्रत्येक कोशिका तक ऑक्सीजन जाता है तो प्रत्येक कोशिका में ग्लूकोज का जारण होता है, यानी कि ग्लूकोज एनर्जी में कन्वर्ट होती है, तो हम ज्यादा एक्टिव रहते हैं, ज्यादा सक्रिय रहते हैं और ज्यादा प्रसन्नचित रहते हैं। ठीक है, तो इस वजह से गहरी सांस लेना क्या होता है? अनिवार्य होता है, क्योंकि उस समय हमारे शरीर में अधिकतम वायु प्रवेश करती है। कितना? 3500 ml। ठीक है, तो आपको यह पता हो जाना चाहिए कि 3500 ml क्या होता है जब हम गहरी सांस लेते हैं तब। और अगर मैं बात करूं, ठीक है, कि 2300 ml जो होता है, 2300 ml, ठीक है, 2300 ml जो होता है हमारे फेफड़े में हमेशा वायु रिजर्व अवस्था में रहती है। यानी कि हमेशा, चाहे आप सांस को निश्वसन कर रहे हैं या उच्छ्वास कर रहे हैं, ब्रीदिंग की किसी भी प्रोसेस में हैं आप, चाहे आप इनहेल कर रहे हैं, चाहे आप एक्सपायरेशन कर रहे हैं, दोनों स्थितियों में हमारे फेफड़े में इतना, यानी कि 2300 ml वायु जो रहती है वो क्या रहती है? रिजर्व अवस्था में पाई जाती है, यानी कि हमेशा संचित रहती है। तो अगर यहां से आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाए कि टोटल लंग्स कैपेसिटी कितना होता है, फेफड़े का कुल सामर्थ्य कितना होता है, तो आप यहां पे बता सकते हैं कि अधिकतम हम कितना वायु ले सकते हैं, ग्रहण कर सकते हैं? 3500 ml। और कितना हमेशा रिजर्व रहेगी? 2300। तो 5 3 कितना हो जाएगा? 8, और 3 2 कितना हो जाएगा? 5, और टोटल क्या हो जाएगा? 5800 ml। कितना हो जाएगा? 5800 ml। तो हमारे फेफड़े में कुल जो वायु प्रविष्ट कर सकता है वो कितना लगभग कर सकता है? 5800 ml। कुल कितना कर सकता है? लगभग 5800 ml। तो हमारा सही एप्रोप्रिएट आंसर क्या हो जाएगा? 5800 ml। ठीक है, आशा करता हूं आपको आज का क्वेश्चन आंसर सेशन अच्छा लगा होगा। ठीक है, कुछ नई चीजें आपको सीखने को मिली होंगी, तो आप इसी तरीके से थोड़ा सा उत्साहवर्धन करते रहिए, रिस्पॉन्स देते रहिए। मिलते हैं कल नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, जो है प्रश्न श्रृंखला का जो आपका 8वां पार्ट रहेगा उसके साथ मिलते हैं। और ये जो प्रश्न श्रृंखला करवाई जा रही है, इसका हमने उद्देश्य आपको बता दिया है कि इन प्रश्नों के माध्यम से आपके आने वाले एग्जाम के जितने भी क्वेश्चन विज्ञान विषय बनते हैं उनको क्या करना है? कंप्लीट करवाना है। इस प्रश्न संग्रह सीरीज का क्या है? मेन टारगेट है। ठीक है, तो चलते हैं, मिलेंगे कल, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद।